ओके। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई, लेकिन संपन्न होते होते उन्होंने अपने भाषण में एक ऐसी बात कह दी कि अब मोदी जी की नींद उड़ जाएगी। और जब मैं कह रही हूं कि उनकी नींद उड़ जाएगी, तो इस समय पूरी बीजेपी और मोदी जी का पूरा दफ्तर इस बात को खंगालने में लगा होगा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, कि आखिर कौन सा ऐसा अगला भंडाफोड़ राहुल गांधी करने वाले हैं। जी हां, आज उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि वो एटम बॉम्ब तो उन्होंने महादेवापुरा के जरिए दिखाया, लेकिन अब जो वो गिराएंगे वो हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। यानी कि एटम बॉम्ब के बाद वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर वो आ रहे हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। अरे सुन लीजिए बीजेपी के लोग, अच्छी तरह सुन लीजिए भैया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। ये हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने किया। मैं इस समय सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, उनका स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये हाइड्रोजन बॉम्ब कह के आज राहुल गांधी क्या बोल गए? आज एक तो अभी तक वोट अधिकार यात्रा में जो यात्रा थी उसने नाक में दम किया हुआ था। अब जैसे ही वोट यात्रा खत्म हुई, उसके बाद अब हाइड्रोजन बॉम्ब का जो जिन्न है वो खुल गया है एक तरीके से। क्या हो क्या रहा है आज बीजेपी और मोदी जी के साथ अब इस हाइड्रोजन बॉम्ब के स्टेटमेंट के बाद? जी, जिस तरह से उन्होंने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा अगर बॉम्ब था, वो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था, तो इतना बड़ा बॉम्ब होगा तो थोड़ा जटिल भी होगा। तो इसको ये तकनीकी रूप से ही आप समझ सकते हैं, इसको साधारण भाषा में समझाना थोड़ा सा कठिन होगा। हमें पता है कि हरियाणा में या क्या कहते हैं महाराष्ट्र में जब वोट चोरी हुई थी, तो कांग्रेस का ये कहना था कि वो वोट चोरी ऐसे हुई कि शाम में 6 बजे तक जितनी पोलिंग हुई, उसके बाद अंत में पोलिंग ज्यादा दिखा दी गई। मतलब जितने वोटर के ना जितना प्रतिशत वोटिंग था, उससे ज्यादा वोटिंग दिखा दिया गया और वो ऐसा चुनाव जीत गए करके घोषित किया गया। तो इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि होता यह है कि जिस दिन चुनाव हो रहा होता है, हर आदमी जब पोलिंग बूथ में जाता है, आप जब वोट कर रहे होते हैं, तो देखिएगा 2-3 चुनाव अधिकारी के अलावा हर प्रत्याशी के, हर उम्मीदवार के एक एक पोलिंग एजेंट भी सामने बैठे रहते हैं। हर पोलिंग एजेंट का काम होता है वोट जिसने दिया उसने एक नंबर टिक करते रहता है। और शाम में जब वोटिंग खत्म होती है, तब जब वो ईवीएम को बंद किया जाता है, उसमें सील मारा जाता है, वो जब सील हो रहा होता है, तो उस समय वो जो चुनाव अधिकारी होता है पोलिंग बूथ वाला, वो सभी जो उम्मीदवार के एजेंट है उनका भी सिग्नेचर लेता है और उनका सील लेता है कि इस ईवीएम में इतने वोट पड़े। मान लीजिए किसी एक पोलिंग बूथ पे 1100 वोटर हैं, लेकिन सभी 1100 तो वोट नहीं करते हैं। 800 लोगों ने आके वोट किया, 800 मान लीजिए 838 लोगों ने आके वोट किया, तो वहां पर जितने भी पोलिंग एजेंट होंगे, वो दिन भर क्योंकि वहां बैठे हुए थे, हर वोटर उनके सामने आया था, तो 838 वोट पड़े, वो पोलिंग एजेंट को भी पता है, ईवीएम भी 838 दिखा रहा है। तो वो जो वोट पड़ते हैं एक एक बक्से में, एक ईवीएम में, वो साइन करके देता है। वो फॉर्म 17 या फॉर्म 7 ऐसा कोई नंबर होता है, जो कि हर पोलिंग एजेंट को फिजिकल फॉर्म वहां का चुनाव अधिकारी, जो कि नाम के लिए तो चुनाव अधिकारी है, लेकिन होता है वो किसी स्कूल का टीचर वगैरह, उसको ट्रेनिंग देके चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग भेजा रहता है। तो वो जो फॉर्म 7 या 7A है, उसमें हर पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े वो गिनती रहती है। और जिस दिन चुनाव के दिन वोटिंग खुलती है, ईवीएम खुलता है, उस दिन भी उसमें से उतने ही वोट निकलने चाहिए, क्योंकि अगर अंदर बंद हुए 838 वोट और 1 महीने के बाद चुनाव का, आजकल तो चुनाव भी 7-7 फेजेस में होता है, तो पहला फेज जहां चुनाव हुआ और जिस दिन चुनाव का गिनती होगा उस दिन तो 2 महीने हो गए होते हैं। तो 2 महीने बाद भी उस बक्से से जिस दिन खुलेगा ईवीएम से, तो उस बक्से से तो उस पोलिंग बूथ से 838 वोट ही खुलने चाहिए।
अगर वहां पर से 900 वोट खुल गए, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं 800 और 38 मतलब 62 वोट उसमें ज्यादा किसी ने डाल दिया। तो होता यह है कि हर वोटिंग बूथ में चुनाव खत्म होते ही वो एक फॉर्म दिया जाता है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और हर हर आदमी को पता होना चाहिए कि एक लोकसभा चुनाव होता है तो करीब करीब 2000 से ज्यादा बूथ होते हैं। इसका मतलब है वाराणसी जहां के बारे में वो बोल रहे हैं, या किसी और जगह के बारे में वो हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बोल रहे होंगे, और उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि मोदी जी को सावधान होने के लिए, इसका मतलब ज्यादा संभव है कि वाराणसी में होगा। तो पिछले साल वाराणसी में 2024 में जब चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का कोई ना कोई एजेंट भी था। चुनाव खत्म होने के बाद उस दिन शाम में, जिस दिन वोटिंग खत्म हुई, हर पोलिंग एजेंट के पास करीब करीब 2000 पोलिंग बूथ हैं। तो 2000 पोलिंग बूथ में हर पोलिंग कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के पास अपने अपने बूथ में कितने वोट पड़े उसकी गिनती होगी ही। वो सभी अगर 2000 फॉर्म को ये लोग कांग्रेस वाले जोड़ लेंगे, और अंत में देखेंगे कि उस दिन जिस दिन वहां से चुनाव का नतीजा निकला और नरेंद्र मोदी जी को जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया, तो वो कुल वोट जो है वो गिनती होगी, तो उसमें 2 वोट, 1 वोट का भी अंतर नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को ये पता लग गया है, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वहां से, उनके भी हर पोलिंग बूथ पर एक एक एजेंट बैठे थे। तो एक एक पोलिंग बूथ पर कितना वोट पड़ा है, वो एक नाम, वो संख्या रहती है, और उसके नीचे उस पोलिंग अधिकारी का मतलब चुनाव अधिकारी का मतलब चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति का सील रहता है। तो उस पोलिंग, तो कुल मिला के अगर 2000 पोलिंग बूथ में, हर पोलिंग बूथ से कहीं से 838, कहीं से कहीं पर 1230, कहीं पे 625, सबको अगर ऐड किया जाए, तो कुल मिला के अगर वाराणसी में कांग्रेस के पास इस तरह का फिजिकल प्रूफ है 2000 पोलिंग बूथ का, कि कुल वाराणसी में 10,0825 वोट पड़े, उनके पास ये प्रूफ है, और अंत में जब चुनाव के नतीजे निकले, वो अगर बताएगा कि वाराणसी में 11,215 वोट निकले, तो वो जो बीच का नंबर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला है मेरे ख्याल से। लेकिन ये काम करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि एक एक बूथ से मतलब निकालने का मतलब है कि आपके पास 2024 में एक एक बूथ में कांग्रेस का कौन ये क्या कहते हैं एजेंट बैठा था, उस एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। उसके पास पेपर था, वो पेपर निकलवाना पड़ेगा, उन सभी पेपरों को कंप्यूटर पर लोड करना पड़ेगा, एक एक संख्या निकलेगी। उसके बाद जिस दिन चुनाव का नतीजा निकला, उसमें एक 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 बूथ में, एक एक पोलिंग मशीन से कितने कितने वोट निकले वो गिनती करने पड़ेगी। उस पोलिंग बूथ के सामने फॉर्म 17 है, जितने वोट पड़े, उस वोट पड़ने वाले दिन कितने वोट पड़े, और गिनती वाले दिन उसी मशीन से कितने वोट निकले, ये दोनों को एक बगल 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 के कॉलम में डालना पड़ेगा। और दोनों में जहां जहां, कई मशीन ऐसी होंगी जहां पर कि दोनों संख्या एक ही होगी, लेकिन जहां जहां वो संख्या का अंतर है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये एक क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, फॉरेंसिक टाइप का एक इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत सारा एविडेंस और डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो डाटा पहले कागज में रहता है। उतना कागज आप दिखा नहीं सकते, ना तो आप देख सकते हैं, उसको कंप्यूटर पर लोड करना पड़ता है। उसके बाद इतना प्रोसेस जो चुनाव के दिन का हुआ, उतना ही प्रोसेस गिनती के दिन का भी निकालना पड़ता है। उन दोनों को, एक कॉलम को एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, और जिसे कहते हैं ना सुपर इम्पोज करना, एक जेरोक्स के ऊपर दूसरा जेरोक्स रखिए, तब आपको पता लगेगा कि दोनों एक ही का जेरोक्स है या दोनों की छाया में कोई अंतर है। तो मेरे ख्याल से एक काफी मेहनत वाला काम है, तकनीकी काम है, बहुत फोरेंसिक डेटा को आपको कलेक्ट करने का काम है। मेरे ख्याल से शायद उनकी टीम ने इस चीज में हाथ लगाया है। जी नहीं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब की वो बात कर रहे थे, अभी उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के इकोसिस्टम में जो बातचीत चल रही है कि हम इसका हरियाणा में भी हम इसका उजागर करेंगे, अभी डेट नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि 3 या 4 तारीख को राहुल गांधी एक कुछ ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे उन्होंने 7 तारीख को की थी। वो हो सकता है हरियाणा से रिलेटेड हो। उसके बाद महाराष्ट्र की है। कल मैंने एक इंटरव्यू किया था कृष्णा अलवरू का एक प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा कि वाराणसी में भी इस तरीके का खुलासा करेंगे। तो स्टैगर्ड फॉर्म में अलग अलग फेजेस में कांग्रेस इसको प्लान कर रही है, तो इसके क्या मायने होंगे, इसका पॉलिटिकल इंपोर्ट क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, पॉलिटिकल इंपोर्ट ये होगा कि बीजेपी के बारे में भारत में ना, बाकी सब चीजों को लोग बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन धूर्तता, धोखेबाजी को ना लोग पसंद नहीं करता। रावण ने भी जिस तरह से सीता का हरण किया था, वो भी धूर्तता और धोखेबाजी से, लोग उस चीज को पसंद नहीं करते। आप अगर ताकतवर हो तो ताकत से जीतो ना।
बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी ने अपनी जो इमेज बनाई, जो उसने छवि बनाई, वो बनाई कि हम घर में घुस के मारते हैं, हमारे पास 56 इंच का शेर है, हम विश्वगुरु हैं। तो आपने अपना इमेज अगर बनाया कि आप बहुत बड़े हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा रुतबा वाला 56 इंच का शेर अगर होगा, आप अगर विश्वगुरु हैं, तो चोरी चकारी थोड़े करेंगे। तो बीजेपी कहती तो है अपने आप को विश्वगुरु, कहती तो है कि हमारे पास 56 इंच का शेर है, कहती तो है कि हम घुस के घर में घुस के मारेंगे, लेकिन लेकिन अगर उसके क्रियाकलाप साधारण पॉकेट मार और चोर उचक्कों जैसे हो, जिस तरह से इन्होंने चंडीगढ़ में किया, दुनिया ने देखा क्या किया। पहले सबसे पहले अपना एक चुनाव अधिकारी रख लिया और जो भी वोट डाल के गया था उस वोट को काट के अपना जिसका मन है उसका नाम लिख दे रहे थे और बीच बीच में घूम घूम के कैमरा को भी देख रहे थे। तो ये जो छिछोरापन है, जिसे सामान्य भाषा में छिछोरापन कहते हैं, बीजेपी का छिछोरापन जितना ज्यादा उजागर होगा, बीजेपी की छवि के लिए वो उतना नुकसानदेह होगा। क्योंकि बीजेपी की कोई भी छवि हो, एक छवि यह है वो माचो है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो माचो पार्टी है। उसमें भी आप देखिए ना, कभी वो बुलडोजर चलाते हैं, कभी वो घर में घुस के मारते हैं, कभी वो बड़े बड़े झंडों का क्या कहते हैं प्रोसेशन निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं जिसमें कि सीना ठोक के करते हैं। तो समझ में नहीं आता कि आप अगर गामा पहलवान हैं, तो आप इतनी छोटी छोटी चीज की आप अपने प्रतिद्वंदी को जमाल गोटा मिला के खिला के मैच जीतना चाहते हैं। तो ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। और जितना ज्यादा राहुल गांधी हो या विपक्ष हो इस चीज को उजागर करेगा, बीजेपी की छवि के लिए वो उतना ही मारक होगा। क्योंकि एक पहलवान है, दूसरे पहलवान से लड़ते हुए जीत जाए या हार जाए, लोग उसको पसंद करता है। लेकिन बिना लड़े, बिना कोई मैच खेले हुए आप दूसरे पहलवान को जमाल गोटा खिला के मैच जीत गए, इस तरह की बात करोगे तो आपके बारे में होगा कि ये तो धोखेबाज है, ये तो धूर्त है। तो भारत में धूर्तता को आप अगर रावण जैसे महापंडित भी है, को महापंडित कहा गया था, रावण सच में महापंडित था। बहुत सारे लोग ज्योतिष की किताब भी आजकल आज तक रावण संगीता की पढ़ते हैं, मतलब था वो महापंडित। लेकिन आपके अगर कर्म छिछोरे हैं, आप अगर महिलाओं को अपना रूप बदल के, भेष बदल के, साधु के भेष में जाके धोखा देके किसी का अपहरण कर रहे हैं, तब तो आपके इमेज से वो मेल नहीं खाता है। आपको तो अगर इतनी ताकत थी तो रावण रावण बन के जाता 10 सर और 20 हाथ से और जबरदस्ती सीता जी का हरण कर लेता। लेकिन हरण करने के लिए तो उसने रूप अपनाया, जो भेष बदला और जो चोरी चकारी की, वो लोग पसंद नहीं करते हैं। भारत में इसको विलन के रूप में देखा जाता है। जो भी धूर्तता करता है, धोखेबाजी करता है, अगर वो ताकतवर है, छोटे मोटे लोग धूर्तता करे, धोखेबाजी करे, लोग उसको क्या कहते हैं, माफ कर देते हैं, वो उसको सह लेते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, आप अगर गुरु हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं विश्व गुरु हैं, और पकड़ किस में आए, एग्जामिनेशन में चोरी कर रहे थे, तो आप गुरु, एक तरफ तो गुरु हैं और आप एग्जामिनेशन में चोरी कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को सबसे बड़ा मार ये जो वोट चोरी में लगा है, वो ये लगा है, और जो पिछले 30 दिन से लगते आ रहा है सतत रूप से। इससे पहले बीजेपी जो भी थी उसका एक इमेज था, माचो था। ये था कि बीजेपी डरा धमका के भारत में जीत रही है, अपने बल पर जीत रही है, अपनी दादागिरी से जीत रही है, अपने रुतबे से जीत रही है। लेकिन राहुल गांधी ने यह बिल्कुल अब धीरे धीरे स्पष्ट कर दिया, प्याज की परत की तरह, कि बीजेपी धोखेबाजी करती है, बीजेपी चोर उचक्कों की तरह काम करती है। तो मेरे ख्याल से वो बीजेपी के छवि के लिए बहुत बड़ी मार है। और जितनी ज्यादा बार इस चीज को राहुल गांधी दिखाएंगे, बीजेपी की छवि उतनी ही धूमिल होती चली जाएगी। क्योंकि फिर मैंने कहा ना कि बीजेपी दादागिरी से चुनाव जीतती तो अलग बात है, दादागिरी करती है, वो ऑपरेशन सिंदूर क्या कहते हैं, ऑपरेशन कमल करती थी, दूसरी पार्टियों को तोड़ती थी। तो बीजेपी के समर्थकों को भी लगता था कि अरे कम से कम हमारी पार्टी इतनी ताकतवर तो है कि दूसरों को तोड़ देती है, हमारी पार्टी इतनी ताकतवर तो है कि लोगों को अपने साथ जबरदस्ती रख लेती है, चाहे वो ईडी का डर दिखा के रखे, चाहे सीबीआई का डर दिखा के रखे। लेकिन जो भी था वो एक रुतबा था, बीजेपी का जो रुतबा था, उस रुतबे को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। जो रुतबा वाला है वो चोरी तो नहीं करेगा, वो इस तरह से छिछोरापन तो नहीं करेगा। तो आप एक तरफ अगर कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े गामा पहलवान हैं, दूसरी तरफ मालूम पड़ा कि आप अपने प्रतिद्वंदी को रात में जमाल गोटा खिलाते हैं, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी की छवि इसीलिए मार खा रही। अंत में मेरा आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी के इस नए हाइड्रोजन बॉम्ब के का क्या मायने है मोदी जी के लिए आपके हिसाब से? जी, मेरे ख्याल से मोदी जी की छवि तो इससे पहले ही, जिस समय ट्रंप साहब ने जिस तरह से
सीज फायर जबरदस्ती कर दिया, उसके बाद मोदी जी उनका जवाब नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे पाए। मेरे ख्याल से मोदी जी की छवि तो काफी धूमिल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि बीजेपी का जो समर्थक है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो सारा का सारा सिर्फ मोदी समर्थक नहीं है। बीजेपी के वोट बैंक में ऐसे भी लोग हैं, खास करके बुजुर्ग हैं, जिनको बहुत सारी भाषाओं में व्हाट्सएप अंकल कहा जाता है। वो बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कि मोदी से पहले वाजपेयी और अडवाणी की भाजपा को उन्होंने देखा है। तो उनके लिए अब ये एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि वो लोग वाजपेयी और अडवाणी को ये देखे हैं कि वो हारते थे या जीतते थे, लेकिन कम से कम कुछ मिनिमम नैतिकता, कम से कम एक न्यूनतम नैतिकता पर वो रहते थे। और एक वोट के चलते वाजपेयी ने रिजिग्नेशन दे दिया। हमें पता है वाजपेयी जिस समय लोकसभा में थे, एक वोट उनको कम था, लेकिन वोटिंग से पहले उनको मालूम पड़ गया एक वोट कम है, तो उठ के चले गए थे कि हम रिजाइन कर देंगे, क्या दिक्कत है। एक वोट के लिए जो वाजपेयी एक वोट कम था उसके लिए रिजाइन करते थे, आज अगर वाजपेयी का समर्थक नहीं, लेकिन बीजेपी ये तो आज जरूर सोचेगी ना, जब से ये ऐलान हुआ हाइड्रोजन बॉम्ब का कि भाई ये कहाँ का हाइड्रोजन बॉम्ब अब आ रहा है। अगर एक एटम बॉम्ब ने इस तरीके से मोदी जी को ध्वस्त किया, तो अब ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या करेगा, मोदी जी को कहाँ पहुंचाएगा। देखिए, बचपन में ना हम लोग स्कूल में कहानी पढ़ते थे, गलीवर एंड लिलीपुट। गलीवर जब तक खड़ा रहता था ना, सारे लिलीपुट छोटे थे, लेकिन एक बार जब गलीवर गिर गया तो सारे लिलीपुट ने छोटे छोटे रस्सियों से उसको बांध दिया। तो ये जो गलीवर है ये बीजेपी का गिर चुका है। अब वो कुछ भी करेंगे, उनके ऊपर इस तरह के अटैक बढ़ते हुए चले जाएंगे, वो इसको रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ा उनको, बीजेपी को जो धक्का लगने वाला है, जो बीजेपी का पुराना वोट बेस है, जिसने वाजपेयी और अडवाणी को वोट दिया है, उसके लिए ये बीजेपी पचाना बहुत मुश्किल है। जो वाजपेयी एक वोट के लिए अपनी सत्ता छोड़ दिए थे, आज वो कहेंगे कि आज की जो बीजेपी है वो वोट चोरी करती है क्या, वो वोट इस तरह से चोरी करती है क्या, वो अपने लोगों को बिठा के चंडीगढ़ में वोट बदलवाती है क्या, वो कहीं पर ईवीएम में वोट पड़ा रहता है 838 और गिनती के दिन 1 महीने के बाद उसमें से 926 वोट निकलवाती है क्या, वो महादेवपुरा जैसे जगहों में लोगों का नाम कटवाती है क्या, अपने जगह पर दिल्ली में अपने एमपीओ के घर पर 30-30 लोगों को झूठा नाम डलवाती है क्या। तो ये जो बीजेपी का जो पुराने लोग हैं, बीजेपी के जो पुराने समर्थक हैं, उनके लिए एक बहुत ही कठिन चुनौती आ गई है। उनके लिए अब बीजेपी का समर्थन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये बीजेपी वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी नहीं है। और मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए आने वाला समय काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि सीधी बात है, आपका अगर इमेज माचो का है तो माचो आदमी जो होता है वो पिक पॉकेट मारी तो नहीं करता है, वो कोई दूसरा काम करता है। माचो मैन लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, लोगों को पीटता होगा, लोगों से पिटता होगा। माचो मैन जो होता है वो बॉक्सिंग रिंग में दिखता है, वो माइक टाइसन होता है। माइक टाइसन को बारे में किसी ने सुना कि माइक टाइसन पकड़ा गए पॉकेटमारी करते हुए, तो वो किसी को भी वो पचता नहीं है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी अपने ही बनाए हुए इमेज से बाहर का काम उसने किया। उसने पिछले 10 साल में अपना इमेज बनाया विश्व गुरु का, आज पकड़ में आ रही है कि जिस तरह से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स चोरी करने का कोशिश करते हैं, कोई सॉक्स के अंदर से चिट निकालता है, कोई कॉलर के अंदर लिखा कुछ रहता है, कोई कान के पीछे से चिट निकालता है। इस तरह से अगर आप चोरी करके एग्जामिनेशन पास होना चाहते हो, इस तरह से अगर आप एग्जामिनेशन विश्व गुरु हो और खुद चोरी कर रहे हो, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर कह रहे हो कि हम 56 इंच के शेर हैं, तो आप चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे लोगों को डाल के चुनाव चोरी क्यों कर रहे हो। आप अगर कह रहे हैं कि आप घर में घुस के मारते हैं, तो आप अपने घरों में लोगों का नाम बिहार में एसआईआर करके लोगों को लोगों को बेघर कैसे कर रहे हैं, उनका नाम कटवा कैसे रहे हैं। तो ये जो छिछोरापन वाला एक आरोप बीजेपी के ऊपर चिपक गया है पिछले 30 दिनों में। बीजेपी जो कि बहुत बड़ी पार्टी थी, दुनिया की दादा थी, दादा के बारे में पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा गली का गुंडा था। गुंडा अगर गली का गुंडा है और वो पॉकेटमारी कर रहा है तो लोगों को पचता नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि उसने जो अपनी विश्व गुरु की छवि बनाई और दूसरे तरफ वोट चोरी का आरोप है, ये दोनों बीजेपी के लिए मैच नहीं कर रहा है। वो अपनी ही बनाए हुए छवि में वो घायल हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।